हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज। बिहार की राजधानी पटना सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों में दवा दुकानदारों को खांसी, सर्दी और बुखार के उपचार में इस्तेमाल होने वाला दवाइयों की बिक्री के समय रसीद पर मरीज का नाम, पता और मोबाइल फोन नंबर लिखने का निर्देश दिया गया है। पटना नगर निगम के सहायक औषधि नियंत्रक विश्वजीत दास गुप्ता की ओर से दवा के खुदरा विक्रेताओं को जारी एक पत्र में कहा गया है कि जिला अधिकारी द्वारा दिए गए निर्देश के अनुपालन में आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि अपनी दुकान से सर्दी, खांसी और बुखार के उपचार में इस्तेमाल होने वाला दवाइयां खरीदने वालों से मरीज का नाम, पता और मोबाइल फोन नंबर पूछे। बिहार में हिसुआ से भाजपा विधायक अनिल सिंह द्वारा कोटा में फंसी अपनी पुत्री रसीम को लॉकडाउन में वापस लाने का मामला तुरंत पकड़ रहा है। सवाल खड़ा किया जा रहा है कि जब मुख्यमंत्री ने खुद इस संबंध में बयान जारी करके कहा था कि कोटा में फंसे बच्चों को सरकार इसलिए वापस नहीं ला पा रही है क्योंकि इससे लॉकडाउन का उल्लंघन होगा। बेहतर है कि जो जहां है वहीं रहकर प्रधानमंत्री के इस आदेश का पालन करें। ऐसे में विधायक ने इस निर्देश पर ध्यान नहीं दिया। अब विपक्ष सवाल खड़ा कर रहा है कि विधायक की बेटी प्यारी बेटी है, उसके लिए कोई कानून नहीं है और आम लोगों का क्या, आम लोग तो जैसे तैसे रहे, इस पर कोई किसी का ध्यान नहीं है क्योंकि सारा कानून तो गरीबों पर ही लागू होता है। सवाल पूछा जा रहा है कि जब बिहार के आम आदमी को अपने बच्चों को कोटा से लाने की इजाजत नहीं दी जा रही है तो फिर विधायक जी को पास कब और कैसे मिल गया। बिहार बोर्ड के 10वीं के रिजल्ट का सभी को इंतजार है। हालांकि अभी कॉपियों का मूल्यांकन पूरी तरीके से नहीं हो पाया है, लेकिन मीडिया खबरों के मुताबिक ऐसा कहा जाता है कि लॉकडाउन खत्म होते ही इसे फिर से शुरू कर दिया जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि मई के पहले या फिर दूसरे सप्ताह में रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। सेकेंड फेज का लॉकडाउन 3 मई तक रहेगा। पेट्रोल पंपों पर कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ऑल इंडिया पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने देश भर में उन ग्राहकों को ईंधन नहीं बेचने का फैसला किया है जो बिना फेस मास्क पहने पेट्रोल पंप पर आएंगे। ऑल इंडिया पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय बंसल ने कहा है कि हमारे कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हमने कल फैसला किया है कि इस महामारी के मद्देनजर पूरे भारत में फ्यूल रिटेल आउटलेट्स पर फेस मास्क नहीं पहनने वालों को पेट्रोल डीजल नहीं बेचा जाएगा। देश विदेश में पहचान बना चुकी बिहार की लीची उत्पादक इस साल मायूस है। मुजफ्फरपुर जिले सहित उत्तर बिहार के लीची उत्पादकों को इस साल लीची के बेहतर पैदावार होने की संभावना है, लेकिन अब तक बाहर से खरीदार व्यापारियों के नहीं पहुंच पाने के कारण वे मायूस है। अच्छी पैदावार होने के बावजूद भी किसानों को नुकसान होने की आशंका है। हालांकि सरकार और लीची अनुसंधान केंद्र किसानों को हर संभव मदद देने का आश्वासन दे रही है। लीची के किसानों का कहना है कि बम्पर पैदावार के बीच भी इस साल नुकसान की संभावना है। बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए ऐलान किया है कि इस संकट के समय में आपदा राहत शिविर में रहने वाले लोगों को बाढ़ के समय आपदा पीड़ितों को जो मुहैया होता है वही सुविधा मिलेगी। इसके तहत कपड़ा, बर्तन, दूध और भोजन सहित कई और जरूरत के सामान दिए जाएंगे। शिविर में रहने वाले लोग अगर खाना बनाते हैं तो उसका भुगतान भी किया जाएगा। शिविर से जब लोग जाएंगे तो कपड़ा से लेकर बर्तन तक ले जा सकते हैं। सीमांचल, मिथिलांचल समेत राजधानी पटना के कई इलाकों में देर रात तेज हवा के साथ हल्की बारिश हुई है, जिससे मौसम खुशनुमा हो गया। हालांकि मौसम विज्ञान केंद्र ने राज्य के अधिकतर हिस्सों में मंगलवार को बारिश का अलर्ट जारी किया है। अधिकतर जगहों पर तेज आंधी के साथ बारिश हो सकती है। कुछ इलाकों में ओलावृष्टि की भी संभावना है। हालांकि किन इलाकों में ओलावृष्टि होगी सटीक अनुमान रडार पर नहीं मिल रहे हैं। वर्तमान परिस्थितियों में मौसम विज्ञान केंद्र ने एक सामान्य अलर्ट जारी किया है। इसके अनुसार राज्य के कुछ हिस्सों में हवा की अधिकतम रफ्तार 40 से 60 डिग्री तक भी रहने के आसार हैं। मौसमविदों ने बताया कि पूर्वा हवा के प्रभाव से राज्य के अधिकतर हिस्सों में वातावरण में नमी की मात्रा बढ़ रही है। तेज आंधी पानी की वजह से राज्य में गेहूं और आम की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। मौसम के लगातार ऐसे तेवर से किसानों में निराशा देखी जा रही है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान के मुताबिक 23 अप्रैल को पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में एक और नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिसका प्रभाव 25 अप्रैल तक बिहार के कई जिलों में फिर से देखा जा सकता है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि संक्रमण के साथ ही बर्ड फ्लू और स्वाइन फीवर को लेकर भी सतर्क है। मुजफ्फरपुर और आसपास के इलाकों में एईएस और गया के क्षेत्र में जेई को लेकर भी पूरी तरीके से सचेत रहे हैं। जेई की वैक्सीन की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने की भी निर्देश उन्होंने दिया है। मुख्यमंत्री ने पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि संक्रमण से बचाव को लेकर चल रहे घर घर सर्वे के साथ ही
आगे की रणनीति भी बनाएं। पल्स पोलियो अभियान के तर्ज पर चल रहे घर घर सर्वे में अभी तक तकरीबन 34 लाख घरों में 1,84,00,000 लोगों का सर्वे किया गया है। इनमें से मात्र 980 लोगों में सामान्य बीमारी जैसे सर्दी, खांसी और बुखार के लक्षण पाए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश के 47 जिलों को कोरोना मुक्त घोषित किया है। इसमें से बिहार का गोपालगंज जिला भी शामिल है। इसके अलावा बिहार के लखीसराय और भागलपुर को भी कोरोना मुक्त घोषित किया गया है। गोपालगंज जिले में पिछले 20 दिनों से एक भी संक्रमण मरीज नहीं मिला है। गोपालगंज में पॉजिटिव मरीजों के ठीक होने की दर भी 100% रही। फिलहाल जिले में एक भी संदिग्ध मरीज नहीं है। जिले में 3 मरीज पॉजिटिव पाए गए थे, तीनों स्वस्थ हो चुके हैं। एहतियात के तौर पर सभी को 14 दिनों के होम आइसोलेशन पर रखा गया है। संक्रमण के संकट के बीच राजस्थान के कोटा शहर में बिहार के फंसे बच्चों को लेकर राजनीति जारी है। इसी क्रम में एक बार फिर से बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि संकट की इस घड़ी में बिहार के बच्चों को लाने की उन्हें अनुमति दी जाए। तेजस्वी यादव ने ट्वीट करके कहा कि खास लोगों के प्रति समर्पित बिहार सरकार अगर कोटा में फंसे आम विद्यार्थियों को लाने में सक्षम नहीं है और असमर्थ है तो हमें विशेष अनुमति प्रदान करें। हम उन 6,500 छात्रों को बिहार लेकर आएंगे। संकट की इस घड़ी में बिहार के भविष्य निर्दोष नादान बच्चों को हम ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं। कृपया करके अनुमति दीजिए। दोस्तों, इस लंबे लॉकडाउन में सबसे अधिक जो घाटा हो रहा है वो किसानों को होता दिख रहा है। रोहतास जिले के डेहरी प्रखंड के अंतर्गत भरकुड़िया गांव में लगभग 80 बीघा जमीन में ये किसान फूलों की खेती करते हैं, लेकिन इस बार खेत में फूल खिलकर फिर से मुरझा रहे हैं। इन फूलों का कोई खरीदार नहीं है। भले ही यहाँ फूलों का लहराता खेत मनोरम दृश्य प्रकट करता हो, लेकिन ये खेत अब फूल उत्पादक किसानों के लिए काल बन गया है, क्योंकि इन फूलों का अब कोई खरीदार नहीं है। माना जा रहा है कि यहाँ के हर किसान को 2 से 3 लाख का घाटा हुआ है। जहानाबाद के एसडीपीओ प्रभात भूषण श्रीवास्तव को निलंबन कर दिया गया है। शिक्षा मंत्री के स्टाफ द्वारा दी गई मछली पार्टी में लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाने वाले में वे भी शामिल थे। मखदूमपुर थाने में ये मामला दर्ज होने के बाद पुलिस मुख्यालय ने उनके खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा कर दी थी। यहाँ तक कि डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने भी कहा था कि अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। सूत्रों के मुताबिक प्रभात भूषण श्रीवास्तव पर लगे आरोप पर पुलिस मुख्यालय ने अपनी रिपोर्ट गृह विभाग को भेज दी थी। प्रथम दृष्टि से दोषी मानते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा की गई थी। लॉकडाउन के बावजूद शिक्षा मंत्री के स्टाफ ने ये मछली पार्टी दी थी। बिहार के 38 जिलों में से 14 जिलों में संक्रमण का दायरा फैल चुका है। इसके मद्देनजर लॉकडाउन के नियमों का पालन अनिवार्य है। इस दौरान बिहार पुलिस भी लगातार लोगों से बेवजह घरों से नहीं निकलने की अपील कर रही है। हालांकि कई जगहों पर लोग बेवजह निकल भी रहे हैं। ऐसे में बिहार पुलिस लगातार कार्रवाई भी कर रही है। बिहार एडीजी पुलिस मुख्यालय जितेंद्र कुमार ने बताया कि बीते 26 दिनों में अब तक 1,100 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि 1261 प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी है। लॉकडाउन कानून के उल्लंघन के सिलसिले में अब तक कुल 30,185 वाहनों को जब्त किया गया है और इनमें से 7,87,506 रुपये वसूले गए हैं। गौरतलब है कि रविवार को महज 24 घंटे में ही संक्रमण के 10 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जिससे राज्य में संक्रमित मरीजों की संख्या कुल मिलाकर 96 हो गई है। जी हां, 100 में सिर्फ 4 बचे हैं। सिर्फ मुंगेर में ही 20 लोगों में संक्रमण हो चुका है। जाहिर है कि मुंगेर में लगातार संक्रमण का चैन बनता जा रहा है। हालांकि सबसे अधिक अभी भी सिवान में 29 मरीज शामिल है। पटना में सरकारी कार्यालय सोमवार से खुल गए हैं। हालांकि सिर्फ अधिकारी और कर्मचारी ही आज ऑफिस पहुंचे हैं। जरूरी कार्यों का ही आज निपटारा किया जा रहा है। सरकारी कार्यालय में पहले दिन 1/3 कर्मचारी पहुंचे। इस दौरान कर्मचारियों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग दिखी। आज अधिकतर विभागों में सिर्फ जरूरी कामकाज हुआ और भीड़ भाड़ वाले काउंटर बंद रहे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आम आदमी का कामकाज अभी नहीं हो रहा है। संक्रमण के चलते लॉकडाउन के बीच गृह मंत्रालय के आदेश पर बिहार सरकार ने लॉकडाउन में छूट देते हुए छोटे मोटे कारोबारियों को शर्तों के साथ जरूर राहत दी है। इसमें अधिकतर वर्कशॉप के मैकेनिक को उनके आई कार्ड के आधार पर काम करने की छूट दी है, जबकि अनाधिकृत मैकेनिक, प्लम्बर और टेक्नीशियन को एसडीओ ऑफिस से विशेष पास लेना अनिवार्य होगा। हालांकि इस बीच सभी को सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ख्याल रखना होगा। सरकार की इस कोशिश से बेहद साधारण और छोटा मोटा धंधा करने वालों को राहत मिलने की उम्मीद है, लेकिन सरकार और जिला प्रशासन इसको लेकर सतर्क भी है।
जन अधिकार पार्टी यानी कि जाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मधेपुरा पूर्व सांसद पप्पू यादव इन दिनों दिल्ली में हैं। उन्होंने बिहार आकर लोगों की मदद करने के लिए अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बिहार आने की अनुमति मांगी है। पूर्व सांसद पप्पू यादव ने रविवार को सीएम नीतीश कुमार को इसके लिए एक पत्र लिखा है। पत्र में पूर्व सांसद पप्पू यादव ने लिखा है कि वे दिल्ली में दिहाड़ी मजदूरों और गरीबों को मदद कर रहे हैं। साथ ही साथ बिहार के अलग अलग जिलों में भी पार्टी के कार्यकर्ता जरूरतमंद तथा राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं। जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव ने पत्र में लिखा है कि पार्टी के कार्यकर्ता सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए पिछले 3 हफ्तों से भूखे गरीबों, मजदूरों और छात्रों और बुजुर्गों को सहायता पहुंचा रहे हैं। इस काम में और तेजी लाने के लिए हमें बिहार आने की अनुमति दी जाए। पूर्णिया कोर्ट से सहरसा होकर दक्षिण भारत यात्रा के लिए 30 अप्रैल को चलने वाली आस्था सर्किट ट्रेन नहीं चलेगी। संक्रमण के प्रभाव को देखते हुए IRCTC ने ट्रेन का परिचालन रद्द करने का फैसला किया है। इस ट्रेन में जिन तीर्थ यात्रियों ने अपना टिकट बुक कराया था उनका पूरा किराया वापस हो जाएगा। ऑनलाइन टिकट बुकिंग कराने वालों के खाते में राशि चली जाएगी। ऑफलाइन टिकट बुकिंग कराने वाले यात्रियों को कार्यालय खुलने के बाद किराया की राशि वापस कर दिया जाएगा। इस महामारी के चलते लॉकडाउन के दौरान मकान का किराया नहीं देने पर नेपाल के 22 मजदूरों को मकान मालिक ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। मजदूर के पास खाने को पैसा नहीं थे। ऐसे में 25,000 किराया देने के असमर्थ मजदूर वापस अपने घर नेपाल जाने को विवश हो गए हैं। हालांकि मजदूरों को पुलिस ने पकड़ लिया और उन्हें क्वारंटाइन होम में ले जाकर भर्ती भी करा दिया है। डीएम ने इस मामले की जाँच के आदेश दिए गए हैं। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहीं तक। कैसा लगा आप लोगों को आज का न्यूज़, जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।